अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। यकीन करें, इतनी दिलचस्प खबरें हैं जिसमें सस्पेंस भी है, सनसनी भी है और थॉट भी है अहले शऊर के लिए। पहले तो ये जो आप डेंगू की कराची से इस्लामाबाद खबरें सुन रहे हैं ना कि ख़तरनाक हद तक बढ़ गया है, 400 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। झूठ दर झूठ और बिल्कुल झूठ, हज़ारों में नहीं, मेरा ख्याल है लाखों में लोग हैं। मेरे अपने एतराफ़ में जाने कितने लोग हैं। कल की रात, परसों की रात नेक पेन में गुजरी, कल की रात कराची में बेड ढूंढते हुए गुजरी कि किसी के घर में बेटी बहुत सीरियस थी तो किसी का बेटा, किसी की बीवी, किसी की माँ। एक दिलचस्प तरीन बात यह है कि एक डॉक्टर हैं जो अमेरिका से ही सारी प्रैक्टिस पढ़ के गए हैं कराची में, बहुत अच्छे डॉक्टरों में शुमार होता है, बड़े हम्बल भी हैं। मैं उन्हें पूरी रात ढूंढता रहा, सुबह पता चला कि वो तो न्यूयॉर्क में है। जानने वालों में ही एक बच्ची सर सैयद गर्ल्स कॉलेज की 22-23 साल की डेंगू में चली गई और हॉस्पिटल में सिफारिश, रिश्वत सब कुछ चल रहा है। और सैलाब के लिए एक इंतहाई अहम तरीन, मैं उनकी डिस्क्रिप्शन यूँ नहीं बयान करूँगा कि लोग पकड़ लेते हैं कोई ना कोई। मुझे समझे कि एक बहुत ही बड़े इंटेलेक्चुअल भी हैं, बहुत नाम है उनका, बहुत तजर्बेकार लोगों में पाकिस्तान की शुमार होता है। हंस के बता रहे थे कि हर दूसरी जगह एक हाल सजा हुआ है जहाँ चंदे जमा हो रहे हैं सैलाब के लिए, मगर सैलाब वालों को मिल कुछ नहीं रहा, मुतासरीन को। शर्जीन मेमन के बारे में कह रहे थे कि 30 लाख घर बनाएंगे, वो कहानियाँ सुना रहा है बैठ के एयर कंडीशन कमरों में। और यूनाइटेड नेशन ने अपने ग्रुप बना दिए हैं कि पैसा तुम्हारे हाथ में नहीं देना, हमने अपने लोगों से खर्च करवाना है। उन्होंने सैटेलाइट से सारे कुछ हासिल कर लिया है कि कितने घर बनने, कहाँ बनने, कैसे बनने, और ये अभी तक वहीं बैठे हैं। बहरहाल एक गदरबूद है जो कल भी मैंने किसी मौके पर कहा था कि यहाँ तक कि आर्ट्स काउंसिल, वो अहमद शाह फ्राडिया, मैं उसे फ्राडिया कहता हूँ, कि ना उसका आर्ट से कोई लेना है, ना फिल्म से कुछ लेना है, ना किताब से कुछ लेना है, मगर वो अब्बा है। और इंसानी तारीख़ में ये पहला आदमी है कि फील्ड से भी लेना देना नहीं है, आर्ट से कोई फ़नून लतीफ़ा, किसी से कुछ लिटरेचर से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और वो कराची आर्ट्स काउंसिल का सरबराह है और बिल्डिंग भी अब उसके नाम है कि आर्ट्स काउंसिल, क्या नाम है उसका, कि अहमद शाह बिल्डिंग। ये इतना बड़ा दर्दनाक नौहा है कि अगर इसे पूरा पढ़ाया जाए तो इंसानियत शर्मिंदा हो जाए। वो भी चंदा जमा कर रहा है, तो उस पर उन साहब का कहना ये था कि आर्ट्स काउंसिल कराची तो अब एक पूरा सूबा है, उसमें एक वज़ीर आला है जो हर काम में मदाखलत करता है, जो चंदा भी जमा करता है, जो एजुकेशन के मामलात में भी बोलता है, जो सेहत के मामलात में भी, इरिगेशन से लेके, क्योंकि हर जगह पैसे बनाने होते हैं। और पाकिस्तान के नामवर तरीन सहाफ़ियों से लेकर सब उसके आगे सरेंडर कर चुके हैं, सब उसका साथ देते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा, जैसे खान साहब के अमेरिका यूरोप में सहूलतकार मशहूर थे और हैं, ऐसी अहमद क्या नाम है मोहतरम का, जो आर्ट्स काउंसिल का जिक्र कर रहा हूँ उन्हीं का, तो उनके सहूलतकार पूरे अहमद शाह के पूरे मुल्क में उनके सहूलतकार हैं। तो क्यों ना वो ये सारे काम करें। तो बहरहाल उससे बाहर निकलते हैं। मेरे पास सबसे दिलचस्प एक गुफ्तगू है। कल वाशिंगटन डीसी में एक बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल, यहीं के पढ़े हुए, जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ है और यहाँ थिंक टैंक्स में बहुत बड़े पैमाने पे उनकी पेनिट्रेशन है, अमेरिकन से रोज़ाना का बेस पे इंटरेक्शन है उनका। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि खान साहब क्यों प्रिवेल करते हैं सारे लीडरों पे, इस्टेब्लिशमेंट पर। तो मैं अपनी आए बाएँ शाये कर रहा था, तो उनका नहीं, झूठी कौम को अपने में सबसे बड़ा झूठा मिल गया। मैंने कहा क्या मतलब? कहने ये इतनी सी बात भी नहीं समझते कि मिर्चों में ईंटें मिलाने वाले
हड्डियाँ, मुर्दा जानवरों की हड्डियों से तेल बनाने वाले, दवा में मिलावट करने वाले, बच्चों के दूध में मिलावट करने वाले, तरबूज में इंजेक्शन लगाने वाले और बात बात पर झूठे कुरान उठाने वाले, हलफ उठाने वाले। जिंदगी का कौन सा मामला है जिस पर हम झूठ से शुरू करके झूठ पर ख़त्म नहीं करते? और फिर गुज़िश्ता 75 साल की या 65 साल की सियासत में झूठ दर झूठ, झूठ दर झूठ शामिल था। तो खान साहब जब झूठ बोलते हैं तो कोई माइंड क्यों करे, कैसे करे? क्योंकि उनकी आम जिंदगी में भी वो खुद इतने से ज़्यादा झूठ बोलते हैं। तो अगर लीडर झूठ बोलता है तो क्या फ़र्क पड़ता है? फिर उन्होंने बताया कि एक गोरे से पूछा जो पाकिस्तान गया था कि पाकिस्तान वापस आया तो उससे पूछा कि कैसा लगा तुम्हें, कैसा है पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोग? उसने कहा दे आर वेरी रेजिलियंट पीपल। मतलब समझते हैं रेजिलियंट का? वो बड़े बज़ाहिर ये कम्प्लीमेंट है ना कि जनाब बड़े सब्र वाले, तहम्मुल वाले, बर्दाश्त वाले। अच्छा, ये बच्चों में खुसूसियत बहुत ज़्यादा होती है कि उनमें रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होती है ना कंपेयर टू एडल्ट। तो मगर वो तो अपने तौर पर खुश हो रहे थे। फिर उन्हें एक दूसरे गोरे ने बताया कि वो तुम पर सटायर कर रहा था, तुम पर तंज टीजिंग कर रहा था। तुम्हें यहाँ ये जो है ना एक कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी, यानी कि बड़ा सटायर कह लें या एक बड़ा तंज, जो भी आप नाम देना चाहें जिस ज़बान में, कि रेजिलियंट में मतलब उसका ये था कि आपको बेशर्मी की, बेहिसी की, बेहयाई की और जुल्म सहने की और जुल्म का सामना करने की और उसे बर्दाश्त कर लेने की माशाल्लाह से बड़ी क़ुव्वत है। कि इसको आसान सादा लफ्ज़ों में समझना है ना, तो वो लतीफ़ा तो आप सब ने सुना हुआ है कि एक कौम को वो बादशाह रोज़ जूते लगवाता था। तो एक दिन सारे लोग इकट्ठे होकर सुबह सुबह महल के बाहर आ गए तो बादशाह डर गया कि यार ये खुदा न खास्ता आज रिटेलिएट तो नहीं करने जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या मसला है? तुमने कहा कि बादशाह सुबह को काम पे निकलते हैं, तुम्हारे बंदे कम है, कम जूते मारते हैं, कम तादाद में लोगों को, तो भीड़ लगी रहती है, काम पे भी देर हो जाती है, तो जूते मारने वाले, कोड़े मारने वालों की तादाद बढ़ा दें कि अभी 5 को एक साथ मारते हैं तो 25-50 को एक साथ मारें। तो ये है रेजिलिएंट कि गंदा पानी खड़ा हुआ है, उसे देखने, कचरा पड़ा हुआ है, पहले नाक पे हल्का सा हाथ रखते हैं, बुरा मनाते हैं और फिर गुजर जाते हैं उसमें शलवार के पायचे ऊपर करके, और फिर आदत हो जाती है, फिर फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इससे बदबू आ रही है, कि ये गंदा है, ये बीमारी फैलाएगा। ज़िंदगी के हर मामले में, बारिश हो, बरसात हो, नाले फूट रहे हों, हुक्मरान बेईमान हो, चोर हों, एक SHO घसीट घसीट के मार रहा है 3 से 4 लाख की आबादी को, वो पिजारों में घूम रहा है, मगर उसे कोई पूछने वाला नहीं है। कि हमें आदत है सब्र की, तहम्मुल की। हमने अल्लाह ताला को जगह जगह कोनों पे गाड़ा हुआ है, उसकी तरफ देखते हैं और सब्र शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला तू हमें जिस हाल में रखता है हम खुश हैं। तो यह है रेजिलिएंट। भूख से मर रहे हैं तो मुतमईन हैं, खुश हैं कि हाँ अल्लाह की रज़ा ये है कि हर जगह मुल्ला ने और हुक्मरान ने मिलकर अल्लाह को जगह जगह इंस्टॉल कर रखा है। जहाँ मौका मिलता है, जैसे दूसरी महज़िब कौमें दरख्त लगाती हैं, हमारे अल्लाह लगा दिया जाता है। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब बेहिसी की आखिरी इंतहा पर है। भाई मार दो, बाप मार दो, बच्चा मार दो। देखिए ना, अब डेंगू से मर रहे हैं, सैलाब से मर रहे हैं, हर तरफ हाहाकार मची है। मगर शहरी इलाके खान साहब के जलसों में जा रहे हैं। अगर कोई शर्मदार कौम होती तो तसव्वुर करें एक लम्हे के लिए कि आपके बहन भाई डूब रहे हों, दुनिया परेशान हो, यूनाइटेड नेशन पहुंच गया हो और पूरी दुनिया आपसे, आपकी इयादत में मसरूफ़ हो, आपकी दिलजोई में मसरूफ़ हो, जहाज़ भर भर के भेज रही हो और आप रास्ते में से खा जाते हो, नोच लेते हो, छीन लेते हो। मतलब आप गोश्त खा रहे हैं अपने भाइयों का, अपनी बहनों का, अपने माँ बाप का, मगर आप मुतमईन हैं। आप क्रिकेट देखकर रोते हैं, हंसते हैं, कह लगाते हैं, गालों पे झंडे बनाते हैं, सड़कों पे नाचते हैं, बड़ी स्क्रीनें लगाते हैं और आपकी आबादी का 1/3 से कहीं ज़्यादा डूबा हुआ है, रोटी को तरस रहा है,
बीमारियों में घिरा हुआ है, बच्चे दूध को बिलक रहे हैं, मगर आप जलसों में हैं। और आके रहेगा खान, छा के रहेगा खान, और खान कह रहा है कि इंतखाबात हो के रहेंगे, पानी में डूबे हुए लोग भी वोट देंगे उन्हें। तो जैसी कौम, कहते ना कि जैसे कौम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। तो जो 30-40 साल झूठ बोया गया, 50 साल, अब वो आर्ट की, ये तो मैं बहुत पहले खुद भी कहता रहा हूं कि ये आर्ट के दर्जे पे खास साहब झूठ बोलते हैं, और कौम को पसंद है कि हम में सबसे बड़ा झूठा ये है, जो रोज़ अपना बयान बदल लेता है, सुबह बदल लेता है, दोपहर बदल लेता है, शाम बदल लेता है, और फिर स्टेट का हाल सुने और एंजॉय करें। जब गुफ्तगू आगे बढ़ी तो मुझसे पूछा गया कि तुम्हारे ख्याल में शंघाई समिट में वज़ीर-ए-आज़म को जाना चाहिए था, जहाँ के खाबे आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे मशहूर हो रहे हैं कि रोटियों के बोटियों के ढेर लगे हुए हैं, और तैयब अर्दगान, शहबाज शरीफ तो रोटी का दीवाना है। इसके दर्जनों वाक़यात में पहले भी प्रोग्रामों में आपको सुना चुका हूँ कि इन दोनों भाइयों का तो कोई ठिकाना ही है रोटी खाने का। मुझे आज तक याद है, बात रुकती बीच में, कि हमारे एक दोस्त हैं नसीम अख्तर, न्यूयॉर्क में रहते हैं, बहुत बड़े कॉलम निगार हैं, बहुत बड़े लिखारी हैं, और उन्होंने अमेरिकन पॉलिटिक्स को उर्दू में लिखना शुरू किया कि रोड टू वाइट हाउस के नाम से। मेरे अखबार में को बरसों लिखा, हर इलेक्शन पे लिखा। तो एक दिन मैं उनको लेके गया, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे उनके एक तकरीब में न्यूयॉर्क में। तो जब उनके आगे खाने की प्लेट रखी गई जो एक देग की तरह भरी हुई थी, तो उन्होंने देखा, हैरान हुए, माथे पे अपना हाथ पीटा और कहने लगे कि कोई हुक्मरान, कोई दानिश्वर इतना खाना खा सकता है? कहने लगे ये आदमी हुक्मरान नहीं हो सकता। तो मुझे याद है, बहरहाल तो उन्होंने मुझसे पूछा कि शंघाई समिट में जाना चाहिए। मैंने कहा खित्ते की है और सभी आए। तो कहने लगे कि गौर से देखें इनमें कौन लोग थे, कि साइड पर रशिया से मुलाकातें हैं, चाइना से मुलाकातें हैं, और एक तरफ अमेरिका में वापसी का ऐलान, जिसने यूनाइटेड नेशन भी भेज दिया, IMF भी भेज दिया, आपको इमदाद भी भेज दी, वैक्सीन भी दुनिया में सबसे ज़्यादा दी, और फिर आखिर में फौजी इमदाद भी दे दी $450 मिलियन की। जो जो मांगा आपने वो दिया, डायरेक्ट भी दिया और इनडायरेक्ट अपने लाइफ से भी दिलाया। मगर आप फिर वहीं जाके खड़े हो गए कि आप वो सस्ते तेल खरीदेंगे। अच्छा, तेल के ऊपर वो मेरे इल्म में तो नहीं है, जो ईमानदारी की बात है, बताया गया कि रशिया तो सिर्फ क्रूड ऑयल बेचता है। हमारे यहाँ रिफाइनरीज कहाँ है? एक रिफाइनरी है कराची में, और वो पूरी कौम की ज़रूरियात को रिफाइन नहीं कर सकती। इंडिया में तो हैं बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ है क्या? अब सैलाब ने तो बिल्कुल ही सड़क पर लाके खड़ा कर दिया ना, बता दिया ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी। देखें, ये जो शहरी आबादियों में दबाव है आबादी का, उसकी वजह यह है कि अंदरून मुल्क तो कुछ है ही नहीं ना। एक पक्की बिल्डिंग नहीं है, सैलाब ने सब कुछ दिखा दिया। इक़्तिसादी मराकज़ तो बड़ी दूर की बात है। तो उनका कि देखें, हम हर मकाम पर धोखा देते हैं, बताते हैं कि हम किसी के नहीं हैं। वो बकौल अल्लामा इकबाल के कि तू मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। तो हम किसी के भी नहीं हैं, कहीं भी नहीं हैं, किसी के साथ नहीं है, कोई हम पर एतबार नहीं करता और ना करने पे तैयार है। अब दिखाया कि जी प्यूटन से बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई है, गैस के ऊपर भी। तो मुझे बताया गया कि मैंने बताया कि गैस का कहते हैं, प्यूटन कहता है कि वहाँ से लाइन आती है काज़ाख्स्तान, उज़्बेकिस्तान से पहले से मौजूद है, उसके थ्रू आ सकती है। उनका झूठ है ये चाइनीज़ और रशियन मीडिया जो है इतना पैसा खर्च करता है झूठ फैलाने पे कि खासा कुछ शर्मा दिया उन्होंने। इमरान को भी भेजा उन्होंने ही था रशिया। वो तो 3.5 साल, पूरे 4 साल अपने मुंह से भी मानता है, पूरी कौम को पता है कि वही चलाते थे, वही सब कुछ था। वो तो एक स्टूज था, मगर बाद में रशिया जाना उसके गले डाल दिया गया। गो के बिलावल ने बड़ा ब्रेवली न्यूयॉर्क में कहा कि आई स्टैंड बिहाइंड खान, कि उसका रशिया का ट्रिप बिल्कुल ठीक था। तो बात यह है कि अब शहबाज शरीफ को भेंट चढ़ा दिया है। कि कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि बहाना कर सकते थे तरीके से, आप इंडिया के बराबर नहीं हैं, आपको किसी एक तरफ ही खड़ा होना होगा,
और फिर रशिया की जो हालत हो गई है, जैसे खासा पैसे खर्च करते हैं ना सोशल मीडिया पर, हर तरफ ट्रोलर आर्मी बिठाई हुई है, तो ऐसी रशिया और चाइना ने बिठाए हुए हैं। फिर आज की जो उसी गुफ्तगू के बाद आज सुबह उठा तो पता चला कि जी पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री में CPEC पर जो एशियाई ममालिक हैं, वस्ती एशिया के लोग हैं, उनके डिप्लोमेट्स को CPEC पर एक ब्रीफिंग दी गई है। पता नहीं इन बातों के क्या मानी है। मैं तो इतनी इस पॉलिटिक्स को इतना नहीं समझता, मगर इतनी ज़रूर मेरी समझ में आई कि अमेरिका को फिर कोई धमकी दी जा रही है। शायद अमेरिका को कोई बड़ा काम पड़ गया है। अच्छा, उस रशिया का साथ दे रहे हैं, उस रशिया से बात कर रहे हैं जो यूक्रेन में बुरी तरीके से रिट्रीव हुआ है, हारा है, और उसकी नौबत यह आ गई है कि जैसे पाकिस्तान इंडिया से लड़े, धमकियां लंबी लंबी, मगर फिर हाथ खड़े कर दे और दर्रा आदम खेल में कहे कि हमारे लिए असला बनाओ, हमें असले की ज़रूरत है। और लाहौर में गंदम किसी को ना मिले तो वो उकाड़े में जाके कहे कि मुझे गंदम पहुंचाओ। तो इसी तरह रशिया जो है ईरान से ड्रोन ले रहा है। मतलब हाथ खड़े करने की आखिरी हद है ना, कि कहाँ ईरान पाबंदियों का मारा, सिसकता बिलकता, साइंस टेक्नोलॉजी से क्या ताल्लुक है। अच्छा, ये एटम बम तो अब कोई बच्चा भी बना सकता है ना, अगर इंग्रेडिएंट्स पूरी कर दिए जाएं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी से लड़ने, अपने लोगों को मारने, उन्हें भूख से तबाह करने, मुल्क और रियासत को ख़त्म करने पर आप राज़ी हो तो कोई भी बना सकता है। गूगल पे भी पड़ा हुआ है फार्मूला। तो आम से साइंटिस्ट्स की ज़रूरत है ना मेरे ख्याल में, जो मैं समझता हूँ। मे बी आई एम रॉन्ग। तो बहरहाल आप ये देखें कि जहाँ से चले थे बैक टू द स्क्वायर, वहाँ फिर खड़े हैं। अब चाइना से कि जी प्रेसिडेंट को भी बुला रहे हैं, CPEC को भी दोबारा जिंदा कर रहे हैं, अमेरिका को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, जिसने सिर्फ इंडिया के बिट्रेल के ऊपर आपको आर्मी एड दी, इतनी बड़ी पैमाने पे एड दी, आपको दोबारा खड़ा करने के लिए कोशिशें कर रहा है। आपकी बहुत सारी करप्शन के बावजूद, आपकी बहुत सारी बेवफाई और बदलेहाजी, गैर वज़ादारी, सबकी मौजूदगी में कहना चाहिए ना। मगर हमने तय कर रखा है कि हमने बर्बाद होना है, हम बर्बाद होके रहेंगे। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ। कल मैं एक अखबार पढ़ रहा था, जब पाकिस्तान टूट रहा था, मशरिक़ अखबार था वो, उसमें हेडलाइन लगी थी मुझे शेख मुजीब की, भुट्टो की, वो पूरा अखबार। मुझे ऐसा लगा कि जैसे आज का अखबार है, इमरान खान के बयानात और शहबाज शरीफ के बयानात कि आर्मी चीफ और ये वो सारा, कि मुल्क डूबा हुआ है। मगर कोई इंतखाबात मांग रहा है और कोई कह रहा है कि फ्रूट मेहनत हम करेंगे, फ्रूट कोई और खाएगा। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और कौम को कुछ समझ ही नहीं है, उसे पता ही नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। और लड़ाई ये हो रही है कि चीफ एग्जीक्यूटिव पर दबाव है कि वो अपना चीफ एग्जीक्यूटिव नॉमिनेट फौरी तौर पे नहीं कर सकता। जो नया चीफ एग्जीक्यूटिव आएगा वो अपना चीफ एग्जीक्यूटिव जो है खुद अनाउंस करेगा कि मुझ पर कौन हुक्मरानी करेगा, मुझे कौन जलील करेगा, कौन मुझे रुस्वा करेगा। आप गौर करें, वही हालात हैं, वही इस्टेब्लिशमेंट है, वही सियासी पार्टियां हैं, वही लालच है, वही जूता चटाई है, कोई चीज़ तब्दील नहीं हुई। हाँ, डॉलर 250 का मार्केट में बिका है, लाख आपको बताएं 241 का बिका है। झूठ बोलता है मीडिया तो उतना ही बता सकता ना जितना उसे इजाज़त है। 250 में भी नहीं मिल रहा। आपकी आधी आबादी डूब चुकी है, जिसके पास ना रोटी है ना पानी है। आपकी फसलें तबाह हो चुकी हैं। आपको ये बताया जा रहा है कि $4 बिलियन की तो सिर्फ आपने कॉटन खरीदनी है, कपास। $4 बिलियन की। वो मुल्क जो कभी कपास एक्सपोर्ट करता था, अब वो $4 बिलियन की खरीदेगा। अभी 2 साल पहले तक कहते थे $2 बिलियन की खरीदेगा, अब $4 बिलियन की खरीदेगा। और गंदम 20 मिलियन टन गंदम आप बाहर से खरीदेंगे। वो जो मुल्क जिसे बताया जाता था कि ये गंदम है, भी पिछले दिनों
कुछ रिटायरी मुझे कह रहे थे और डॉलर कहीं चला जाए हमें क्या, हम तो गरीब लोग हैं, अपने मामलात में मस्त रहते हैं, गंदम हमारी है, चावल हमारा है, कपास हमारी है, सब्जी हमारी है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है डॉलर कहीं चला जाए। मगर 20 मिलियन टन गंदम बाहर से आएगी। मुझे नहीं पता वो $8 बिलियन की है, $10 बिलियन की है, $4 बिलियन की, आई हैव नो आइडिया। तो इस रोशनी में देख लें आने वाले दिन। हाँ, एक खबर है जिसे ब्रेकिंग करके चला रहे थे कि 800 रुपये तोला सोना सस्ता हो गया है। मतलब दौड़ो, खरीद लो, दौलतमंदो, निकलो घरों से बाहर और ख़रीद के ढेर लगा लो, क्योंकि कल फिर बढ़ जाएगा तो तुम सट्टा जो खेलते हो डॉलर पे और सोने पे, तो उसके लिए ब्रेकिंग खबर के तौर पे और मुसलसल चला रहे थे। तो जनाब ये सूरत हाल है। देखें आने वाले दिनों में आपके मुकद्दर में क्या लिखा है। जो मुकद्दर क्या है, ये तो एक मुहावरती ज़बान है। आपने जो अपने लिए लिख लिया है वो क्या है, और आपने जो लिखा हुआ है वो सबको पता है कि सोते रहना है, किसी एक को लीडर बना के मुंतखब करके उसके लिए जान दे देनी है, उसके लिए जान ले लेनी है, और जो चौक चौक गली गली और मोहल्ले से लेकर घर के चारों कोनों पर अल्लाह गाड़ के रखा हुआ है उसके आगे हुजूर कर सजदा करते रहना है कि जो हुक्म मेरे आका और जो तूने मेरे मुकद्दर में लिखा है। मगर खुद कुछ नहीं सोचना, खुद हिलना जुलना नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला आपका मजदूर है, खुदा न खास्ता वो आपके लिए सब कुछ करेगा, और वो जो कुछ कर रहा है नजर आ रहा है हमें। तो एनीवे आज के लिए इतना बहुत है, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।